नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। पिछले 9 महीने से पूरे देश की निगाहें एक बात की बाट जोह रही हैं कि कोरोना का कांटा कब आएगा। हमारे आपके सबके मन में कई सवाल हैं कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन की कीमत क्या रहेगी और इसका वितरण कैसे होगा, किन लोगों को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। लिहाजा इन सब बातों से परे खुशखबरी आ चुकी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, उसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने सुना थी। बस इंतजार है उस घड़ी का जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और लोगों को मुकम्मल इलाज मिल सके, इसके लिए बिहार भी पूरी तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। देश में हर किसी को अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि लोगों के जहन में यह सवाल भी है कि कोरोना वैक्सीन की देश में कीमत क्या रहेगी और इसका वितरण कैसे होगा। इसके अलावा देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वैक्सीन किन लोगों को पहले दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने देश के सामने सरकार का पूरा प्लान रखा। यकीनन प्रधानमंत्री का भरोसा देशवासियों के लिए सबसे बड़ा सुकून है। वो घड़ी जल्द आने वाली है जब कोरोना को नेस्तनाबूद करने वाली वैक्सीन लोगों के बीच होगी। जाहिर है वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये है पटना का एम्स, जहां कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है। एम्स प्रशासन ने तीसरे चरण में 1000 लोगों को डोज देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों से भी भाग लेने की अपील की गई है। कोरोना के अध्ययन में भाग लेने के लिए गेट के पास बाकायदा मोबाइल नंबर के साथ एक नोटिस भी चिपकाया गया है। ये जो आप एम्स देख रहे हैं, एम्स इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज हो रहे हैं और बाकी इलाज बंद है। कोरोना के वैक्सीन आ जाने के बाद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लग सकेंगे, लोग ठीक होंगे और उसके बाद यहाँ पे अन्य बीमारियों का इलाज भी शुरू होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एम्स के अलावा IGIMS हो या फिर NMCH हो, तमाम जगहों पे कोरोना के इलाज चल रहे हैं, जिससे बिहार वासियों को भी बड़े फायदे होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एम्स में जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो तैयारियां देश भर में चल रही, यहाँ भी अंतिम रूप से तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू है। यहाँ पे तैयारियां इस बात की शुरू हो गई हैं कि अगर वैक्सीन आता है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे लोगों को देना है, किन किन लोगों को देना है। उसके बाद बिहार सरकार जो है वो भी तैयारियां शुरू कर चुकी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के अगर वैक्सीन यहाँ पे जल्द से जल्द उपलब्ध होता है कुछ हफ्तों में, तो किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और इसका क्या रोड मैप हैगा, इसके लेकर के बिहार सरकार भी पूरी तरह से मौजूद है।
कोरोना के खिलाफ तैयार वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्त्री एवं प्रसव विभाग के भवन में नए सिरे से कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आप देखिए किस प्रकार ये तैयारी हो रही है। सदर अस्पताल का जो स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग का ये वार्ड है, वहाँ पर ये तैयारी हो रही है कि जो वैक्सीन लाए जाएंगे यहाँ रखा जाएगा, यहाँ मशीन लगाया जाएगा और इसी मशीन के अकॉर्डिंग जो क्षमता होगी बिजली का काम किया जाएगा इसमें, और पूरी तरह जो आवश्यक टेम्परेचर होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखा जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे वही सर सफाई हो रहा है, वायरिंग का काम हो रहा है और जितना अभी साफ़ सुथरा है, और वैक्सीन बैठने का जो मशीन बैठेगा उसका काम चल रहा था, और उधर जितना वार्ड में है सब तरफ साफ़ सुथरा का काम चल रहा है। बस यही है। कोरोना को लेकर? जी, कोरोना के लेकर के ही चल रहा था। आप लोग तैयार कर रहे हैं? बस 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा सब काम। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और नए साल में उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक रहेगा और नए साल में भारत कोरोना फ्री होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो ये बड़ी खुशखबरी आई है और इसके लिए बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पूरे देश के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की जरूरत नहीं है। 50 से 60% जनसंख्या को टीका लगाने से ही कोरोना वायरस की चेन टूट जाएगी और बाकी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। समझना जरूरी है कि बाकी 40% लोगों को टीके की जरूरत क्यों नहीं होगी। दरअसल कुछ लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत जिनके होते हैं उन लोगों का शरीर संक्रमण से लड़कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडीज डेवलप्ड लोगों को टीके की जरूरत नहीं होगी। इस अवस्था को ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि भारत में कुल जनसंख्या के 50 से 60% जनसंख्या को ही टीकाकरण की जरूरत होगी और इतनी टीकाकरण अगर हो जाता है तो उसके बाद समझिए कि भारत कोरोना फ्री हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के लिए कल का दिन अहम हो सकता है। कल सरकार के साथ किसानों के 5वें दौर की बातचीत होनी है। मुद्दे को हवा देकर विपक्ष इस मामले का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 9वां दिन बेहद व्यस्त रहा। एक तरफ आगे की रणनीति को लेकर किसान नेताओं के बीच महाबैठकों का दौर चला, तो दूसरी ओर कई राजनेता भी किसानों से मिलने पहुंचे। वहीं किसानों के समर्थन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शनिवार को पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे कई इलाकों में जाम रहा। सिंधु बॉर्डर से यूपी गेट तक दिल्ली के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जमा हैं। सरकार को किसानों से शनिवार को होने वाली वार्ता में कुछ हल निकलने की उम्मीद है, लेकिन किसान अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। इसके लिए दिल्ली में घुसने के लिए पंजाब से 50 घोड़े भी मंगवाए हैं। ये जो किसान जो है इनकी आवाज सुने और इसके ऊपर उनको लीगल जो है उसको श्योरिटी देनी चाहिए। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच 5वें चरण की बातचीत होनी है और सरकार किसानों को लिखित में एमएसपी जारी रहने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में कॉर्पोरेट किसान के बीच विवाद होने पर एसडीएम और सिविल कोर्ट का विकल्प देने पर विचार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने कहा कि कल की बातचीत अहम है और उम्मीद जताई कि किसान की मांगों पर कोई न कोई हल निकल जाएगा। अभी तक 4 राउंड की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। 5वीं कल होनी है। क्या उम्मीद करें? क्या ये डेडलॉक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या बातचीत अभी और खिंचेगी? भारत सरकार किसान यूनियन के साथ लगातार चर्चा कर रही है। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को चर्चा की, 13 नवंबर को चर्चा की, 1 दिसंबर को चर्चा की, 3 दिसंबर को चर्चा की
और लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है। कल की चर्चा जो हुई बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफ़ी कुछ मुद्दों को निकाला गया है जिन पर सहमति बनी है। अब कल फिर 5 दिसंबर को हम लोग बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपको लगता है कि कल शायद सोल्यूशन हो जाए। तोमर साहब, कल करीब 7 घंटों तक बैठक चली। सरकार की ओर से एमएसपी को ना छूने का आश्वासन भी दिया गया, आपने खुद दिया। फिर भी ठंड में सड़क पर बैठे किसान मानने को राजी क्यों नहीं है? स्वाभाविक रूप से एमएसपी के बारे में सरकार की नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है और हमने खरीद को भी बढ़ाया है। अगर आप यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो लगभग दोगुनी खरीद की है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। तो बहुत उम्मीद है कि कल किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा कल की बातचीत के बाद। बात कर लेते हैं अब मंत्री जी के बयान की और फिर माफी की। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने वीर कुंवर सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जो वीर कुंवर सिंह हैं, जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता। सुन लीजिए, ये विवादित बयान बिहार सरकार की एक जिम्मेदार मंत्री का है। इन्हें देश की आजादी में वीर कुंवर सिंह का योगदान बहुत छोटा लगता है। फिर से सुन लीजिए परिवहन मंत्री शीला मंडल का पूरा बयान। जो वीर कुंवर सिंह हैं, जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हमारे जो शहीद हुए, अपने जान की बलि दे दिए, उनके लिए जितना होना चाहिए सम्मान पूरे देश को देना चाहिए उतना नहीं मिला है। अब पूरा मामला समझ गए होंगे आप। दरअसल शीला मंडल समाज से आती है। स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने आई थी, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते करते दूसरे का अपमान कर बैठे। जो वीर कुंवर सिंह हैं, जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता। शीला मंडल के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और राजपूत समाज से आने वाले नेताओं ने शीला मंडल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरों के प्रति अपमानजनक बयान देना, मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालिया का परिचायक है। ये वही बोल सकता है जिसको देश का इतिहास का ज्ञान नहीं है। माननीय मंत्री शीला मंडल जी के द्वारा जो वीर कुंवर सिंह जी पर जो बयान दिए हैं, ये बड़ी अच्छी बयान है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बयान के लिए उन्हें क्षमा मांगी जाएगी। अब तक नेता लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते थे, लेकिन नेताओं ने अब महापुरुषों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। खैर, आप शहीद रामफल मंडल के बारे में जान लीजिए, जिनका सम्मान करते करते शीला मंडल वीर कुंवर सिंह का अपमान कर रहे। कौन है रामफल मंडल? रामफल मंडल स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। उनको 23 अगस्त 1943 को फांसी दी गई। एसडीओ इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप था। सीतामढ़ी के रहने वाले थे रामफल मंडल। बाजपट्टी प्रखंड के मथुरापुर में है उनका घर। अब वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जान लीजिए।
कौन है वीर कुंवर सिंह? भोज शासकों के वंशज थे वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर रियासत के राजपूत राजा थे। 1857 की क्रांति में 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। छापामार युद्ध में अंग्रेजों को खूब छकाया। आरा को अंग्रेजों से मुक्त कराया। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब का साथ दिया। जगदीशपुर लौटते समय हाथ में गोली लगी। हाथ काटकर गंगा को चढ़ा दिया और लड़ाई जारी रखी। जगदीशपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराकर ही दम लिया। तो देखा आपने, दोनों महापुरुषों का देश के लिए अपना अपना योगदान था। अच्छा होता किसी एक का महिमा मंडन करने के चक्कर में नेता लोग दूसरे का अपमान ना करते। न्यूज़ 18 के लिए राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद मंत्री शीला मंडल ने सफाई दी। शीला मंडल ने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मेरा इरादा कहीं से भी किन्हीं की भावना को आहत पहुंचाने का नहीं था। मेरे मन में वीर कुंवर सिंह के प्रति असीम श्रद्धा है। मेरे उस बयान से जिनकी भी भावना को ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। पेइंग वार्ड से रिम्स के डायरेक्टर बंगला और फिर वहां से पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने के मामले में झारखंड सरकार से सवाल पूछा गया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि किसके निर्णय से लालू यादव को इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि एक कैदी से लोग बड़ी आसानी से मिलते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कोर्ट ने लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया की भी पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा कि इन सेवादारों की नियुक्ति कौन करता है और कौन सेवादार हो सकता है। इस संबंध में भी राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 दिसंबर को होगी। लालू प्रसाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन और रिम्स के दायर किए गए जवाब से कोर्ट असंतुष्ट दिखा। कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई से पहले बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में सहयोग करने के लिए सरकार के अधिवक्ता को उपस्थित रहने को भी कहा है। 11 दिसंबर को लालू यादव की जमानत पर भी फैसला आना है। लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा मिली है। इसमें से 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और चौथा मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है। ये मामला है जिसमें एक कन्विक्ट हैं चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी। आरोप लगाया गया पिटीशन में कि वहाँ जहाँ इनको शिफ्ट किया गया है केली बंगला, उस समय आजकल तो रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया। एलिगेशन है कि यह गलत किया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। ये सब एलिगेशन लगा के PIL फाइल हुआ। आज उसकी सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने सरकार को, झारखंड सरकार को आदेश दिया, आप इसका जवाब फाइल करिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।